अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में मैं अब्दुल्ला सुल्तान इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। प्रोग्राम में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, सियासी मंजरनामे में एक ड्रामाई तब्दीली आई है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है और शहबाज शरीफ ने अपने वकील के जरिए गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी। आज इस दरख्वास्त की समाअत हुई और आज ही अदालत में शहबाज शरीफ को ज़ाती तौर पर तलब किया गया और आज ही उन्हें 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने अपने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक उनके मौक्किल को आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया गया और 21 फरवरी 2019 को उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। ये इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में ही चैलेंज हुआ और 26 फरवरी 2019 को शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाला गया, जिसके बाद 10 अप्रैल से 9 जून 2019 तक और फिर 19 नवंबर 2019 से 22 मार्च 2020 तक 2 बार बरतानिया गए। इसके बाद उन्हें 28 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया और 22 अप्रैल 2021 को इसी अदालत से जमानत पर रिहा किया गया। वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को अचानक पता चला कि उनका नाम तो ब्लैक लिस्ट में शामिल है, जिसके बायस वो 20 मई को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। दरख्वास्त गुजार कैंसर के मरीज रह चुके हैं और बरतानिया में मौजूद कंसल्टेंट से उनका मेडिकल चेकअप जरूरी है। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक कानूनी तौर पर किसी शख्स का नाम उसी वक्त ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है जब वो रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस हो या उसका बैरून मुल्क दौरा रियासती मफादात और सलामती के नुक्ताए नज़र से मुतसादिम हो। दरख्वास्त गुजार ने समीउल्लाह कादरी के अलावा जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के केसेस का हवाला देते हुए दलील दी कि अगर किसी शख्स का नाम ECL में ना हो तो उसे ब्लैक लिस्ट में डालना गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार ने हवाई जहाज के टिकट्स जमा कराए हैं, जिनके मुताबिक उनकी रवानगी 8 मई को और वापसी 3 जुलाई 2021 को होगी। फैसले के मुताबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मुताल्लिका हलकों से हिदायत लेने के लिए वक्त देने की इस्तदा की और अदालत को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के मुताबिक FIA को यह इख्तियार हासिल है कि अगर उसे शक हो कि संगीन जराइम में मुलव्विस कोई मफरूर मुल्जिम ECL में नाम डालने जाने से पहले मुल्क से भाग सकता है तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है। तहम उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि शहबाज शरीफ कानूनी तौर पर मफरूर नहीं है। हुकूमती वकील के मुताबिक शहबाज शरीफ को कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी लाहक नहीं है जिसके लिए बरतानिया जाना जरूरी है। बरतानिया और खास तौर पर लंदन में कोरोना के बायस हालात अच्छे नहीं और दरख्वास्त गुजार को वहां जाने का फायदा नहीं होगा। उन्होंने इसी अदालत के सामने अपने भाई नवाज शरीफ को वापस लाने की जमानत दी थी मगर नाकाम रहे। उनके बैरून मुल्क जाने से एहतसाब अदालत की कार्रवाई में खलल पड़ेगा। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ की अपील मंजूर कर ली और फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार का माजी में रवैया, सफर का रिकॉर्ड और ECL में नाम शामिल ना होने को देखते हुए महज ब्लैक लिस्ट में नाम होने की बुनियाद पर उन्हें 8 मई से 3 जुलाई 2021 तक एक मरतबा बरतानिया जाने से नहीं रोका जा सकता, जिसके लिए उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि वो वहां अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। उसके बाद अदालत ने शहबाज शरीफ को 8 मई से 3 जुलाई तक एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। आज दौरान समाज शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी शहरी हूँ और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना मेरा हक है। मैं कैंसर का मरीज रहा हूँ, मुझे साल में 2 मरतबा अपना चेकअप करवाना पड़ता है। उनका कहना था कि मुझे जिला वतनी में ये मरज लाहक हुआ, मुझे अमरीकी डॉक्टरों ने कहा कि लंदन में इसका इलाज करवाया जाए। मैं गुज़श्ता 15 साल से इलाज करवा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जेल में अदालत के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में नए मसाइल तशखीस हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बताएं इलाज में कितना वक्त लगेगा, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पहले भी 2 बार बाहर जाकर खुद वापस आया। अदालत ने कहा कि आपके रिकॉर्ड से साबित है कि आप वापस आए, अब ये बताएं कि वापस कब तक आएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं दहशतगर्द हूं कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैं 3 बार वजीर आला पंजाब रहा, अब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हूं। मुझे जब डॉक्टर वापसी की इजाजत देंगे मैं फौरी वापस आ जाऊंगा। शहबाज शरीफ ने अदालत में 3 जुलाई की वापसी का टिकट पेश कर दिया और इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो चंद घंटे बाद सुना दिया गया। अदालती फैसले पर रद्द अमल में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बाहर जाने के लिए गारंटी अदालत में जमा करवाई थी। अब बजाय इसके कि शहबाज शरीफ को जाली गारंटी देने पर नोटिस किया जाता, नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाता, खुद शहबाज शरीफ को बाहर भेजा जा रहा है। अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक है।
इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। इस तरह से इनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल यह है कि इस गारंटी का क्या बना। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा कि फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। हमारे निज़ाम अदल की कमजोरियों की वजीर आजम कई बार निशानदही कर चुके हैं, लेकिन ऑपोजिशन इस्लाहात पर तैयार नहीं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बोसीदा निज़ाम से उनका मफाद वाबस्ता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर साहब से, लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मियां नवाज शरीफ के बाहर जाते हुए शहबाज शरीफ साहब ने रिटन गारंटी अदालत में जमा कराई थी। अब ये बाहर जा रहे हैं तो कौन गारंटी दे रहा है? आप लेंगे इनके वापस आने की गारंटी? जी मैं दे देता हूँ जी, अगर मुझसे अदालत ने मांगी तो दे दूंगा जी। अच्छा, इरादा क्या है? अब क्योंकि हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि इनको किसी सूरत भी बाहर जाने नहीं देना। फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि हर फोरम पर इस बात को चैलेंज करेंगे। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो क्या करेंगे, किस तरह से डील करेंगे? तो ये अदालत का मामला है, और अदालत ने इजाज़त दी है तो हुकूमत उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट जो है ये गैर कानूनी लिस्ट है। ECL एक लिस्ट होती है जिस पर आप किसी को बाहर जाने से रोक सकते हैं। तो अगर इजाज़त अदालत दे रही है तो ये अदालत का इख्तियार है, उन्होंने दे दिया है। अब जो मामला है, शहबाज साहब मुल्क से बाहर थे और पिछले साल मेरे ख्याल है मई के अंदर वो वापस आए थे, और उसके बाद से तकरीबन 7-8 महीने से जेल में हैं। तो कोई ऐसा ख़दशा नहीं है कि वो कहीं भाग जाएंगे। उनका हर साल 2 टेस्ट होते हैं। 2001 में उनको एक बड़ा शदीद किस्म के कैंसर हुआ था, उसके लिए 2 साल अमेरिका में ज़ेर इलाज रहे थे, और उसके बाद से हर साल 2 एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं उनके, और जो उनके डॉक्टर के पास होते हैं। तो कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, वो फॉलो अप के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जब ये कहती है कि उन्हें बाहर जाने नहीं देंगे तो उनका प्लान क्या है, ट्रैवल प्लान क्या है? क्या वो कल ही जा रहे हैं जिस तरह के अदालत में उन्होंने टिकट जमा कराई है? मुझे इसका इल्म नहीं है। टिकट चेंज भी हो जाती है, तो अदालत में टिकट जमा करवानी पड़ती है, तो उन्होंने शायद कोई टिकट करवाई हो। तो अगर अदालत ने इजाज़त दे दी है और ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, तो फिर वो ऑर्डर्स के जारी होने के फ़ौरन बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनको कोई खलल ना डाले इस मामले में। अच्छा, आज अदालत में उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तब वापस आ जाऊंगा। ऑल्दो उन्होंने 8 हफ्ते की अपनी रिटर्न टिकट पेश कर दी है अदालत में, तो अगर डॉक्टर इजाज़त ना दें या डॉक्टर्स अगर सजेस्ट करें कि उन्हें वहाँ रुकना चाहिए, तो क्या वो रुकेंगे और या वापस आने में डिले करेंगे? देखिए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने अदालत ने कितने दिन की इजाज़त दी है। जितने दिन अदालत देगी उतना ही होगा, क्योंकि शहबाज साहब जो है वो अपने टेस्ट करवाने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई ख़राबी निकल आई तो उसको इलाज करवाना पड़ेगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप गारंटी ले लेंगे अगर अदालत मांगेगी, तो गारंटी तो शहबाज शरीफ साहब ने भी दी थी। अब चूंकि आप कह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे अपने फॉलो अप चेकअप के बाद, तो बज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी सेहत अब पहले से बेहतर लग रही है, ठीक लग रहे हैं, क्या दोनों भाई इकट्ठे भी वापस आ सकते हैं? नहीं, शहबाज साहब तो टेस्ट के लिए जा रहे हैं। अगर उसमें कोई ऐसी मामला निकलता है जिसकी मज़ीद इलाज की ज़रूरत है तो वो करवाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब 3 स्पेसिफिक उनकी सर्जरीज़ होनी हैं, जो रिपोर्ट अदालत में जमा हो चुकी है। वो जैसे ही मुकम्मल होंगी उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, यानी मियां नवाज शरीफ की सेहत अभी पहले से बेहतर नहीं है, जब सर्जरीज होंगी तभी उनकी वापसी मुमकिन होगी? जी बिल्कुल नहीं है, वो तो बात सारी लिखी हुई है जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई हुकूमत के पास। अच्छा, एक तासुर ये था शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, उसको पढ़ता कोई नहीं है। ये एक तासुर था कि जब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई कि ही विल टेक द रेन इन इट्स हैंड्स, और वो PDM की मुख्तलिफ जमातों के दरमियान पुल का किरदार भी अदा करने की सलाहियत रखते हैं। फिर ईद के बाद PDM को मुतहर्रिक करने की भी बात हो रही है। अब ये अगर 8 हफ्तों के लिए या उससे ज़्यादा टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं तो कौन ये मामलात देखेगा? क्या मरीम नवाज साहिबा ही इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगी और ये मामलात देखेंगी? देखिए, PDM एक तहरीक है, PDM का अपना स्ट्रक्चर है जिसमें मौलाना साहब सदर हैं, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ,
और जो मुस्लिम लीग नून है वो PDM की जो 8 जमातें हैं उनके अंदर एक जमात है। तो PDM तो अपना काम कर रही है, उसमें किसी पुल की ज़रूरत नहीं है। 2 जमातों ने इनहराफ किया PDM के बयानिए से और PDM को छोड़ने का ऐलान किया। वो बात अपनी जगह पर है, उनको मौलाना साहब ने अपने नज़रसानी करने की दरख्वास्त की है अपने फ़ैसले को और एतमाद को बहाल करने की बात की है, वो मामला अपनी जगह पर है। जहाँ तक PMLN है तो PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले जेल में थे, वहाँ से जो डायरेक्शन दे सकते थे वो करते थे। अब वो अगर इंग्लैंड में भी हुए या जहाँ भी इलाज करवा रहे हुए तो वहाँ से राब्ते में रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी उनका टाइम अदालत ने दिया है उसी के अंदर इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। अच्छा, इस बारे में उम्मीद है, आप कह रहे हैं कन्फर्म, उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ जी, कन्फर्म नहीं है। जैसे ही मेडिकल चेकअप में जो भी बात सामने आएगी उसके बाद अगर मजीद इलाज की ज़रूरत पड़ी तो रुक भी सकते हैं। एक और मामला जिसकी बड़ी बाज़गश्त है आजकल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। इसी प्रोग्राम में सदर मुमलिकत ने इस बारे में एक ऑफर की, एक बात की, पहले आपको सुनवाते हैं फिर इसका रद्द अमल लेते हैं आपसे। बतौर सदर पाकिस्तान आप कोई कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन हुकूमत कोई एक पेज पर आ जाए, ऑपोजिशन से आप बात कर लें, किसी भी तरीके से मामला आगे बढ़ जाए, क्योंकि बात करने को तैयार नहीं है अगर इस मामले को आगे बढ़ना है और आप खुद चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए ही ये मामला हो और इवेंचुअली होगा? मैं चाहता यही हूँ पार्लियामेंट के जरिए हो। तो मैं दावत देता हूँ ऑपोजिशन के लोगों को प्रेसिडेंसी में, या अगर वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो पार्लियामेंट के अंदर जब ये मशीन रखी जाएगी तो वह मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा। एंड क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ तो वहाँ पर उनको एक्सपोज करें, मशीन के मामलात को एक्सपोज करें और उनके एतराज़ात हैं उनको या तो जवाब दें या उसका हल तलाश करें। तो अब्बासी साहब, अब आप प्रेसिडेंसी जाएंगे ये तहफ़्फ़ुज़ात अपने दूर करने के लिए, बात करने के लिए, या फिर पार्लियामेंट में जब सदर मुमलिकत आएंगे इस मशीन के हवाले से ब्रीफ करने के लिए, बात करने के लिए उनकी सुनेंगे और बैठेंगे, क्योंकि कहीं से तो शायद बात शुरू करनी होगी? देखिए अलवी साहब मेरे दोस्त भी हैं, शायद आजकल एक तरफा ही हैं, लेकिन मुल्क के सदर भी हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में जो प्रेसिडेंसी है वो पार्लियामेंट के 3 सतूनों में से एक है। पार्लियामेंट के हमारे 3 सतून हैं, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर एक मशीन का नाम है तो मेरे पास भी मशीनें हैं, मैं भी मशीनें लेके आ जाऊँगा। बात मशीन की नहीं है। हमारे मुल्क में इलेक्शन का मसला मशीन नहीं है, हमारे मुल्क में मसला मशीन के ज़रिए इलेक्शन चोरी करने का है। अगर सदर साहब हमें कोई ऐसी नुस्खा कीमिया दे दे कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होंगे तो मैं हर इलेक्टोरल रिफॉर्म मानने को तैयार हूँ। तो साथ बैठेंगे तो इस बात पे भी बात होगी ना शाहिद खान अब्बासी साहब? अगर बैठेंगे नहीं तो फिर बात कैसे होगी? नहीं, पहले वो तो मशीन की बात कर रहे हैं ना, तो मशीन के मामले में मैं उन पर बैठने से तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क के इलेक्शन चोरी होने का मसला एक मशीन हल कर सकती है। तो आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस पर बात करने के लिए साथ बैठेंगे आप? जी, मैं पार्लियामान के अंदर हर बात, पार्लियामेंट का एक फोरम मौजूद है, वहाँ डिबेट से क्यों कतराते हैं? आज तक 3 साल में डिबेट तो कोई पार्लियामेंट में हुई नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सदर साहब भी और ये जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, स्पीकर साहब हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, ये ज़हन क्लियर कर लें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म एक मशीन का नाम नहीं है। पहले ये बात क्लियर कर लें, उसमें मजीद पॉइंट्स भी हैं। अब स्पीकर साहब ने जो कमेटी बनाई है, आप उस कमेटी के मेंबरान से बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं माज़रत से कहता हूँ कि स्पीकर साहब को कमेटियाँ बनाने का इख्तियार नहीं है। कमेटी बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान स्पीकर को देती है कि आप इस मामले पर कमेटी बना लें। वो मामला है क्या, ये आपको पार्लियामान में लाना पड़ता है 3 शक्लों में, या एक प्राइवेट बिल हो, या हुकूमत का बिल हो, या हाउस का रेजोल्यूशन हो जो ये कहे कि ये मामला है और इस पर हम चाहते हैं कि एक स्पेशल कमेटी बने या स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र हो जाए। ये चीज़ें तो हुई नहीं हैं। तो इसमें ऐसे ही ये कमेटियाँ, पहले भी कमेटी बनी थी एक नैब के ऊपर, उसमें भी जग हसाई हुई सबकी, और बिल आखिर वज़रा ने, वज़ीर आज़म साहब ने एनआरओ शुरू कर दिया। फिर कमेटी बनी फैटफ के बिलों पर, वहाँ फिर वज़ीर आज़म साहब एनआरओ शुरू कर दिया, और फिर
पता चला कि एनआरओ तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को दे दिया, हमारे लिए तो एनआरओ बचा ही नहीं है, तो एनआरओ भी चला गया। तो अब क्या बातें करेंगे? आप भी ख्वाहिशमंद थे एनआरओ कि हुकूमत अपना ज़ेन अपना एनआरओ अब खर्च हो गया ना, एनआरओ तो शौक अपना जहांगीर तरीन साहब को दे दिया गया है, जो एनआरओ था वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास। तो अब तो गुजारिश मेरी ये है कि ये जो भी सदर साहब हों या उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, मैं माजरत से कहता हूँ, उनका काम होता है ये उल्टे सीधे रेफरेंस साइन करना जो वो भेजते रहे हैं, तो कम से कम रेफरेंस ही पढ़ लिया करें। अब मामला है वज़ीर-ए-आज़म का और उनके वज़रा का, तो वो आकर असम्बली के अंदर हाउस को बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सदर साहब के जहन में तो मशीन है। अब क्या वज़रा के जहन में भी मशीन की बात है? अगर मशीन की बात है तो मैं भी चंद मशीनें ले आऊँगा। तो मशीन की बात ये नहीं है, ये बात है इलेक्शन के चोरी की। सदर साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मामला है वज़ीर आज़म और उनके वज़रा का। वो असेंबली में आकर बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अदालत ने मियां शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी है। इसी पे बात करते हैं। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, अदालत ने शहबाज शरीफ साहब के माजी का रिकॉर्ड देखा कि वो जाते हैं वापस आ जाते हैं, मेडिकल ग्राउंड्स देखी, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी। इसमें क्या एतराज़ है आप लोगों को? देखिए, एतराज़ तो इस तरह से है कि आज ये पहली तो बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब इसी अदालत में ज़मानत दहिंदा भी थे, जिन्होंने ये इंश्योर किया था, अंडरटेकिंग दी हुई थी कि वो नवाज शरीफ की वापसी के पाबंद होंगे जब भी उनको अदालत बुलाएगी या जब भी उनके डॉक्टर उनका इलाज कर लेंगे। 1.5-2 साल होने को आए हैं, कोई उनका बरतानिया में इलाज भी नहीं हुआ है और अदालत की तरफ से उनके प्रोक्लेमेशन, अरेस्ट वारंट्स इश्तिहारी होने का भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो एक तो वो कंडक्ट, असल में देखिए सबसे बड़ी बात हमें जिस बात पे इतराज़ है वो प्रोसीजर और प्रोसेस है जो अपनाया गया है। इस केस में जिन केसेस में ये दरकार थे, जिन इदारों को, जिन लोगों को पार्टी इसमें बनाया गया था, उनको नोटिस नहीं किया गया था। आज लास्ट वर्किंग डे था और कोर्ट ने ये समझा कि उन्हें ये रिलीफ दी जाए कि वो वन टाइम उनको परमिशन दी जाए ट्रैवल करने के लिए, तो कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी। हमारा एतराज़ मेन इसी चीज़ के ऊपर है कि अब देखिए इनका ये 8 हफ्तों के लिए चले जाना, ईद के फ़ौरन बाद तो इनका ट्रायल चल रहा था, जब तक तो ये हिरासत में थे। अभी 12 या 13 विटनेसेस इनके हो चुके हैं और विटनेसेस आने हैं। अगर मुल्ज़म मौजूद नहीं होता अदालत के अंदर तो वो गवाही रिकॉर्ड नहीं हो सकती, उससे जो ट्रायल है वो डिले हो जाएगा। लेकिन आज जो चीज़ अदालत में हुई उसमें चूँकि जहाँ ट्रायल चल रहा है जिस अदालत में, उस इदारे का अभी पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं लिया गया और ये इंटरिम रिलीफ दे दी गई। हमारा ये कहना है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो बड़ी समझने की हैं। एक तो ये है कि आपके ट्रायल का क्या बनेगा। नंबर 2 ये है कि नैब और बाकी दीगर अदारों को इसमें कोई नोटिस नहीं हुआ था कि वो आके अपना मुद्दा बयान कर सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि जो उनका माजी का कंडक्ट था वो भी हाईलाइट किया गया, लेकिन अदालत ने वन टाइम परमिशन देनी चाहिए तो ये उनकी मर्जी थी। लेकिन इसके साथ साथ ये एक थोड़ा सा ये भी है कि शायद शहबाज शरीफ। अच्छा शहजाद साहब, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की कि पंचायत का फैसला भी इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी ये फैसला सुना दिया गया। आपकी बातों से भी यही तासुर मिल रहा है कि मौक़िफ़ नहीं सुना गया। तो आपका वाहिद एतराज़ इस फैसले से सिर्फ यही हम अखज़ करें कि जल्द फैसला सुनाया गया है? मेरा ख्याल है ये बात सिर्फ फवाद चौधरी की या दूसरों की नहीं है और ना ही हम कोई बात कर सकते हैं। अदालत का एहतराम तो हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है। फवाद साहब भी मेरी तरह वकील भी हैं, एहतराम हम अदालत का करते हैं। हम किसी तरीके से ये नहीं कहना चाह रहे, लेकिन एक तासुर जो जाता है वो ये जाता है कि जब कोई ताकतवर, ज़ोरावर, जिसके पास वसाइल होते हैं, उसे हमारे अदालती निज़ाम में जो रिलीफ है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। रिलीफ सबको मिलना चाहिए। देखिए टेम्परेरी रिलीफ है एक जिस बुनियाद के ऊपर भी दिया गया है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इंसाफ तो फिर सबके लिए होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो ज़्यादा जिसके पास वसाइल हैं या उसका एक स्टेचर है वो जाके तो अपने लिए रिलीफ इमीडिएटली प्रोक्योर कर ले और आम मुकदमात जो हैं उसमें साल लग जाते हैं। तो अच्छा वज़ीर इत्तलात साहब, आप कहते हैं कि इस मामले को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे, किसी सूरत जाने नहीं देंगे, तो क्या लाहे अमल है, क्या सोचा है आप लोगों ने अगर कल चले जाते हैं या उसके बाद चले जाते हैं?
देखिए बिल्कुल इसको अभी चूंकि नोटिस हुआ है हुकूमत को, तो हम इसको बिल्कुल इस अदालत के सामने भी चैलेंज करेंगे, हायर फोरम के ऊपर भी चैलेंज करेंगे। लेकिन अभी एक प्रैक्टिकल चीज़ देख लीजिए, आज लास्ट वर्किंग डे था, जुम्मे के दिन कोर्ट आवर्स के बाद ये केस सुना गया है, और अब जाहिर बात है जो अपील करेंगे, हम फोरम करेंगे, वो तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे होगा। तो नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो 16 के बाद है, जब पूरा मुल्क लॉकडाउन से बाहर निकलेगा। अच्छा, तो शहजाद साहब, एक ऑप्शन तो आपका ECL में इनका नाम डालने का भी था ना। 22 अप्रैल से जमानत पर हैं, अगर आप लोगों को खदशा था तो आप ECL पे नाम डाल देते। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ये ECL पे नाम डालना जो है, जिन इदारों को दरकार है उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो केस रेफ़र करना होता है और इंटीरियर मिनिस्टर ने डालना होता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास अभी इसको डालने के लिए नैब की रिक्वेस्ट नहीं आई। जो शहबाज शरीफ साहब का नाम पहले ECL में जिन केसेस के अंदर था, वो पहले भी अदालत के हुक्म पे निकल चुका है। अब दोबारा ECL के लिए केस नैब की तरफ से रेफ़र होना बाकी है। वो जैसे ही रेफ़र होगा, उस पर भी क्लैरिटी आज नहीं थी, बेहतर होता कि अदालत में क्लैरिफिकेशन आ जाती, लेकिन नहीं आई। अब जारी बात है नेक्स्ट वर्किंग डे पे इसको देखा जाएगा। तो आपको लगता है कि नैब की कमजोरी है कि इनका नाम दोबारा से ECL पर नहीं डाला गया, सिफारिश नहीं की गई? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त नैब को, अगर ये देखिए मसला ये है कि नैब के मुकदमे के अंदर ये मसला आएगा कि अगर मुकदमा आगे नहीं चल सकेगा इनकी गैर मौजूदगी की वजह से, इसलिए जो भी इदारा प्रोसिक्यूट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसे इनका नाम बर वक्त भेजना चाहिए था। उनकी तरफ से बर वक्त नाम नहीं आया है, ये उनको पहले भेज देना चाहिए था। ये उन्हें पहले भेज देना चाहिए था। अभी एक गारंटी का जिक्र कर रहे थे आप कि शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के जाते वक्त गारंटी जमा कराई थी। उसमें यह भी लिखा था कि अगर हुकूमत वक्त को अभी लगे कि मियां नवाज शरीफ की सेहत ठीक हो गई है, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन का कोई भी नुमाइंदा उनके मौलिद से जाकर मुलाकात करके इसकी तस्दीक कर सकता है कि उनकी सेहत कैसी है। तो क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन के किसी नुमाइंदे ने उनके मौलिद से जाके मुलाकात की, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया? और वज़ीर आज़म खुद भी एक टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो तो मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बोरिस जॉनसन तक से बात करेंगे। उनकी बात हुई क्या? जी बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं। पहली तो जो चीज़ है, अदालत के अंदर जो अदालती हुक्म भी था, उसके मुताबिक हमारी हुकूमत ने नवाज शरीफ को भी लिखा है इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ के कवानीन के मुताबिक इन्होंने ये इस कोर्ट में वादा किया है और एक्सेस देनी है अपने मौलज को। उनका मौलज हमें उस वक्त तक इंफॉर्मेशन नहीं देगा जब तक ये हमें उसकी इजाज़त नहीं देते। तो उसके लिए हमने बरतानवी हुकूमत को भी लिखा है और नवाज शरीफ साहब को भी लिखा है। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस केस में आज हमें जो नोटिस हुआ है, अब नोटिस होने के बाद ही हमने अदालत में जब हमें हमारा मौका दिया जाएगा तो उस वक्त हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अब वो मौका मिलेगा आपको आज से 8 हफ्ते बाद, लेकिन इस दौरान कोर्ट ने ये मुनासिब समझा इन इट्स ओन विजडम कि वो इनको एक दफ़ा सफ़र की इजाज़त देना चाहते हैं। अब ये कोर्ट डिसीजन है। अब देखिए कोर्ट डिसीजन को चैलेंज भी अगर किया जाएगा तो वो जिस फोरम पे चैलेंज किया जाएगा वो वर्किंग डे के ऊपर होगा। इस वक्त उनको कोर्ट ने अगर परमिशन दी है, अब देखते हैं वो जब रिटन फैसला हमारे सामने आता है तो उसके ऊपर क्या लायामल इख्तियार किया जाता है। वो ईद के बाद ही शायद मुमकिन हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, कुछ ही देर में वापस आते हैं। NA 249 कराची में वोटों की दोबारा गिनती का अमल आज दूसरे दिन भी जारी रहा, मगर तनाज़ा खत्म होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। नून लीग, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें आज भी दोबारा गिनती के अमल में शामिल नहीं हुई, जबकि पीपल्स पार्टी इस अमल में शरीक रही है। नून लीग मुसलसल इल्जाम लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन का अमला जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, रिटर्निंग अफसर कवायद व ज़वाबित पर अमल नहीं कर रहा और जो दस्तावेजात नून लीग मांग रही है वो भी फराहम नहीं की जा रही। इन एतराज़ात के बायस नून लीग वोटों की दोबारा गिनती के अमल से बाहर है, जबकि पीपल्स पार्टी नून लीग के इल्जामात को मुस्तरद कर रही है और रिकाउंट का हिस्सा बनी हुई है। इसके अलावा गुज़श्ता रोज सूबाई इलेक्शन कमीशन ने भी पहली बार इस मामले पर अपना रद्द अमल दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपने एक बयान में कहा कि वोटों की दोबारा गिनती का अमल कानून के मुताबिक जारी है। पोलिंग बैग्स की सील टूटी होने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। तमाम 276 पोलिंग बैग्स की सील महफूज थी। बहरहाल वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है, मगर मामला सुलझने के बजाय अब मजीद उलझता जा रहा है। तहरीक इंसाफ पहले ही दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर चुकी है, जबकि नून लीग और दीगर जमातों ने दोबारा गिनती से बायकॉट किया हुआ है।
इस से एक सवाल ये भी है कि सारे इल्ज़ामात इस नौयत के हैं कि जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब को कलअदम करार देकर यहाँ रीपोलिंग का हुक्म दे सके। इस कानूनी नुक्ते पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, मुस्लिम लीग नून ने रीकाउंटिंग की दरखास्त दी, रीकाउंटिंग की दरखास्त मंजूर हो गई। रीकाउंटिंग वाले दिन अगर एक जमात जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त की कि उन्हें फॉर्म 46 दिए जाएं, उन्हें काउंटर फॉल्स दी जाएं, तो क्या आरओ उनकी दरखास्त को एंटरटेन करने का मजाज है या इसके लिए अलहदा शिक है, अलहदा से अप्लाई करना पड़ेगी? देखा जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा रीकाउंटिंग का जो हुक्म जारी किया उसमें वाज़ह तौर पर बताया था कि भी तमाम स्टेक होल्डरों को जिन्होंने शिकायत की है उनको आप बैलेट पेपर की जो है वो कापियां दिखा दें। तो इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने बाकायदा तमाम बैलेट पेपर जो हैं वो उनके सामने रख दिए ताकि आप बैलेट पेपर चेक कर लें, देख लें। इसी का नाम रिकाउंटिंग है। इसी को हम कहते हैं कि आप रिकाउंटिंग करा। रिकाउंटिंग होती है बैलेट पेपर की रिकाउंटिंग, कि आप एक एक करके बैलेट पेपर देख लें। वो इलेक्शन कमीशन ने इनको सहूलत मुहैया की, आप देखें। इन्होंने कहा जी फार्म हमारा 45 और 40 दिखाएं। तो जब आप बैलेट पेपर देख रहे हैं तो बैलेट तो फार्म 45 जो 40 जो है वो तो बैलेट पेपर की बुनियाद पर ही बनता है ना। तो आप बैलेट पेपर देखें कि कहीं स्टैंप ठीक लगी हुई है, तो गिनती ठीक हो गई है, वोटिंग का इंदराज ठीक हुआ है। जब आप फिजिकली जब आप बैलेटिंग को मुआयना कर रहे हैं तो फिर बाईकाट करने का मजाज बनता ही नहीं था। बैलेट इस बात का आपने बाईकाट किया, इस लिहाज से ये बाईकाट करने का जो उन्होंने किया तो हमारी नज़र में वो उनका फैसला मुनासिब नहीं था। उन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए बैलेट पेपर का एक एक जो है वो जायजा ले लेते। कंवर साहब, एतराज उनका यहाँ से शुरू हुआ, उनके मुताबिक के बैग की सील खुली हुई थी, एक बैग जिसका वो तस्करा कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात की तरदीद कर दी गई है कि ऐसा नहीं है, सारी सील्स इंटैक्ट हैं। तो अगर ये तनाज़ा इसी तरह चलता रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही रीपोलिंग का मुतालबा कर चुकी है, दरख्वास्त दे चुकी है, आपको लगता है कि अल्टीमेटली फिर इलेक्शन कमीशन को शायद इस हल्के में रीपोलिंग ही करानी पड़े? तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है वो दुरुस्त नहीं है। वो इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसी कोई वजह जो है उनके पास ठोस शहादतें नहीं गई जो कि असर नौ इंतखाब के बारे में कोई रास्ता निकल सके। इसका सबसे बड़ा तरीका ये बनेगा कि अगर अपोजिशन जो है या बाईकाट करने वाले स्टेक होल्डर जो है उनकी तमाम दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस कहकर मुस्तरद करेगा कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएँ। हमने आपका पहली एप्लीकेशन पर आपको वोटों की गिनती करवा दी। वोटों की गिनती होने के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा तो कंसोलिडेशन रिजल्ट फॉर्म 47 पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नोटिफिकेशन कर देगा और इसके बाद उनकी रास्ता यही होगा कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ही जाने का रास्ता बचता है। बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। हुकूमत बार बार कह रही है कि कोरोना के फैलाव का खदशा बढ़ता जा रहा है। आइंदा चंद रोज इस हवाले से अहम है, अगर एहतियात ना की तो सूरत हाल बिगड़ सकती है और इस खदशे की वजह से ईद की छुट्टियों के दौरान मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। आवाम से अपील की जा रही है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी कहा कि अगर सख्त फैसले नहीं किए गए तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सिंध में 1-1.5 माह में पहले मुस्बत शरह 2% थी और अब 7.1% हो गई है। पाकिस्तान में मार्च के वक्त से यौमिया केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अभी मुल्क में क्या सूरत हाल है, इसी वाले से बात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहले जो इलाके ज्यादा मुतासिर थे, क्या ऐसा कहना दुरुस्त होगा कि अब वहां बतदरीज केसेस कम हो रहे हैं और साउथ हैदराबाद और कराची में अब केसेस बढ़ना शुरू हो गए? बिल्कुल जी, मैं समझता हूं कि कुछ ठहराव कह सकते हैं आया है उन इलाकों में जहां पहले केसेस ज़्यादा थे और कुछ इलाकों में जहां केसेस कम थे, जैसे कि जनूब हैदराबाद कराची, वहां थोड़े से केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो बस एक ठहराव ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कहना इस वक्त मुनासिब नहीं। अच्छा, वो जो खतरे की घंटी बजाई जा रही थी और जाहिर है हमारे साथ वाले नेबरिंग कंट्री में जो हाल था उसकी वीडियोज़ भी हम देख रहे थे, वज़ीर आज़म ने भी बार बार उसकी निशानदेही की, क्या वो खतरा टल गया? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि वो ख़तरा कायम है और बल्कि यूं मैं एक आपको मिसाल दे के अगर बताऊँ कि पिछले साल जब रमज़ान के आखिर में और ईद के दौरान एक्टिविटी बढ़ी
तो एक पहली लहर ने वहाँ से तेज़ी दिखाई और वहाँ पहली लहर ने जन्म लिया एक तरह से। और उस वक्त हमने शुरू किया था बहुत कम नंबर से, यानी जो हमारी बेस नंबर्स थे वो बहुत थोड़े थे, वहाँ से भी इतनी लहर ऊपर चलेगी। अब आज हमारे जो बेसलाइन नंबर्स हैं वो थोड़े नहीं हैं, इस वक्त 5000 से ज़्यादा लोग क्रिटिकल केयर में दाखिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है, और अगर हमने एहतियात ना की तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हमें उस किस्म की मुश्किलात ना दो चार हो जाएं जो हम हमसाया मुल्क में देख रहे हैं। अच्छा, एहतियात तो हम करने का बार बार कहते ही हैं, और साथ साथ वैक्सीन भी लगवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब 40 साल से ऊपर के लोग तो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, बाकी आबादी 30 अबव या 35 अबव, उनकी बारी कब आएगी? बस ये बतदरीज सिलसिला चलता जाएगा। जो बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी वो ये कि हमें एक खदशा था कि शायद ये वैक्सीन की जो अपटेक है उतनी तेज़ ना हो, या रमज़ान में कहीं स्लो ना हो जाए, लेकिन आपने देखा कि पिछले 3 दिन में हर रोज़ कम से कम 2.25 लाख नए वैक्सीनेशन हुई, और एक दिन तो ये 2 लाख से भी ऊपर थी फिगर, और इजाफी वैक्सीन भी आ रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस तरह चलते रहे तो हम अपने टारगेट अगर ऊपर भी बढ़ा लेते हैं, 2.5 लाख 3 लाख तक भी चले जाते हैं, या इससे भी ज़्यादा चले जाते हैं आइंदा आने वाले महीनों में, तो फिर हम वैक्सीन के ज़रिए जो हमने इम्यूनिटी क्रिएट करनी है अपने माशरे में, उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन देखिए, तवक्को करें डॉक्टर साहब कि ईद के बाद सबके लिए खुल जाएगी वैक्सीन? नहीं, मेरा ख्याल है जी ईद के बाद ये बतदरीज जैसे हम अभी तक करते आए हैं, आप 50 की वॉक इन है, 50 से ऊपर अगर आप हैं तो आप बगैर अपॉइंटमेंट लिए बगैर उसके जा सकते हैं, लेकिन 40 से 50 अभी जो है वो उसका कोड आता है, आपने इंतज़ार करना होता है। तो हम जो ओपनिंग करते हैं, हम साथ ये भी देखते हैं कि हमारे पास वैक्सीन की तादाद और उसकी मुनासिब डिस्ट्रीब्यूशन तमाम मुल्क में मौजूद हो, ताकि फिर कोई भगदड़ ना मचे और फिर बदनज़मी ना हो। अभी भी आपने देखा कि कहीं कहीं से खबर आती है कि थोड़ा हुजूम हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल सुल्तान। होपफुली अब ये सिलसिला, अगर एहतियात का सिलसिला इसी तरह हम सब जारी रखें तो कोरोना की जो तीसरी लहर है इसको हम काबू में ला सकते हैं। प्रोग्राम में आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।